फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज इस वीडियो में बात करने जाएंगे चैप्टर 1 ज्योग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन। उससे पहले जब हम वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज आज 31 दिसंबर है और आगे जब भी आप वीडियो देखेंगे तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम बात करने जाएंगे इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। अब मैंने आप सब सोच रहा होगा कि स्टार्टिंग में फिर अचानक से तो क्यों, क्योंकि छोटा चैप्टर है लेकिन डिटेल्स मेरे ज़्यादा हैं। फ्रॉम माई पॉइंट साइड ये ज़्यादा मतलब मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा जिससे आप सबको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कि ये एक्स्ट्रा नॉलेज है और हमें ये जानेंगे तो हमें और अच्छा मार्क्स मिलेंगे अगर हम एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ये थोड़ा लोग प्रॉब्लम हो गया था रोटेशन में, सॉरी। India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. As we know कि हमारी कंट्री ने हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत कुछ ट्रमेंडस चेंज लाए थे जिससे हमारे आज हम लोग ह्यूमंस अपने अपने एग्जिस्टिंग चीज़ों पे हैं। जैसे कि आज ह्यूमंस कैसे हैं, आज ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी कैसे बनाई है, क्यों? क्योंकि हमने एंशिएंट सिविलाइजेशन के द्वारा। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन हैज़ बीन देयर फॉर 2500 BC एंड हम लोग के काम ने काफ़ी कुछ मतलब प्राप्त किया है, मतलब मिला है हमें एक्सकेवेशंस करके कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या क्या थे। पोट्री थी वहाँ पे, स्टैचूज थे बनाते थे, वहाँ पे क्या क्या करते थे। तो हम लोगों ने तो अपने हिस्ट्री को तो ऐसे पता कर लिया कि हम लोग की सिविलाइजेशन वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी। तो इसीलिए और दोस्तों अगर कोई मतलब बाहर से थोड़ी बहुत समझ आए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड displaying the remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development। और बहुत सारे सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया ने अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल निभाया है। और साथ में इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेमेंडस चेंज लाया। क्योंकि जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने हमें छोड़ दिया था 200 साल बाद, तो हमारी कंडीशन इंडिया की बहुत बेकार थी। क्योंकि बिकॉज हम लोग की कंट्री के पास इतना वेल्थ नहीं था, ना ही हमारी कंट्री के पास प्रॉपर रिसोर्सेज थे उस टाइम पे, ना ही हम लोग के इतनी टेक्नोलॉजी थी। तो इसीलिए हमने अपनी कंट्री अपने दम पे हमने ह्यूमन रिसोर्सेज को, एजुकेशन ज़्यादा लेके हमने ये इन सब को अपने एक स्टैचू खड़ा किया है कि आज हमने ऐसा ट्रेमेंडस चेंज लाया अपने कंट्री में। तो और आगे हम ये बताने जाएंगे कि टेक्नोलॉजी में कैसे, टेक्नोलॉजी में ऐसे एज वी नो कि एजुकेशन जैसे मिलेगा हम अपनी टेक्नोलॉजी स्कूल्स क्रिएट करेंगे। एजुकेशन से होगा तो हमें और न्यू चीज़ें मिलेंगी जिसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो लोग जितना ज़्यादा प्रोडक्शन का यूज़ करेंगे उतना ही कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट प्राइमरी थिंग ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। और इंडिया ऑल कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, हर सेक्टर में इंडिया का कहीं ना कहीं नाम ज़रूर है। तो इसीलिए इंडिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है हर मायने से। तो चलिए आगे दोस्तों, अब लोकेशन की बात करते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फेयर। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 36 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। यानी आप सब लोग समझ गए होंगे ये कॉमा और डिग्री लगाना बहुत ज़रूरी है जब आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ यानी कि ऊपर, जैसे अब यहाँ पे किसकी बात करी है, लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, और लॉन्गिट्यूड्स कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। अब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस और लैटिट्यूडनल लाइंस आप समझ गए होंगे किसके क्या है। वर्टिकल लाइंस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं और लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो और ये सारे मतलब इमेजिनरी होते हैं। दीज आर नॉट मेड ऑन अर्थ लाइक वी हैव शोन टू यू, दैट मीन्स इट इज़ टोटली इमेजिनरी, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये सब लाइंस हमने अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करने में हमने बस फॉर आर मोर बेटरमेंट की, जिससे हमें और मतलब कैसे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है, मैं ज़रा से थोड़ा जूम करता हूँ, ये आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इन सबको कैसे डिवाइड किया है। तो इससे हम सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम लोग वो कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाए। साथ में हमने अब सब पूछेंगे लैटिट्यूडनल का, जैसे आपने 6 में पढ़ा होगा, लैटिट्यूड से हमें टेम्परेचर यानी कि हमें वेरिएशन ऑफ वेजिटेशन
और क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें लैटिट्यूड से पता चलते हैं, वेयर एज फ्रॉम द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूड्स वी गेट अ नॉलेज ऑफ टाइम, जैसे जीएसटी हो गया, ग्रीनविच स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो भी है, आईएसटी हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। तो इसमें जो भी है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे जो है ये सब आपको दिख रहे होंगे। और इंडिया का यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ तो ये हमारी कंट्री, दिस इज इट इज़ आवर कंट्री दैट इज़ लोकेटेड इन द टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और हम पूछेंगे इक्वेटर ये है, दिस इज द इक्वेटर एंड इक्वेटर, और ये चाइना है, ये एशिया है। सो तो दिस तो वी आर लाइंग टोटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। And whereas the Tropic of Cancer divides the country into almost two equal parts, that 23 degree 30 north, तो ये आपको याद रखना वेरी ज़रूरी है, एंड इट इज़ अ लैटिट्यूड डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू, जैसे कि कंट्री पास होकर, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर जाता हमारी कंट्री को, तो हम उसके ऐसा हम अपनी कंट्री को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ऐसे कैटेगराइज कर पाते हैं, और वो दो इक्वल पार्ट्स में बांट के जाती है हमारी कंट्री को। To the southeast and the southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. एंड दोस्तों आज थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ प्लीज़। और फाइंड आउट अब इसमें बोला है कि हमारे वेस्ट साइड में अरेबियन सी लोकेट होता है एज फ्रॉम द मैप। अब मैप अगर मैं आपको दिखाऊँ जूम करके, तो ये आपको जो लेफ़्ट साइड का जो इंडिया है इसमें अरेबियन सी बहता है, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल बहता है, उसके साउथ में जो है ये साफ साफ दिख रहा है, ये इंडियन ओशन दिखा हुआ है। तो ये मैं आपको इसलिए जूम करके दिखा रहा हूँ। और डिजिटलाइज पढ़ने का यही एक फ़ायदा है कि आप इसको जूम कर सकते हैं। बुक से पढ़ाने में इसलिए थोड़ा वो होता है, प्रॉब्लम होती है। विजुअलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू वोकल से भी। तो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। डू यू नो का क्वेश्चन बॉक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अब सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, तो आप सब क्या कहेंगे? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वाई? बिकॉज इंडिया का जो मेन लैंड, यानी कि इंडिया का जो मेन लैंड है वो आइलैंड इंक्लूडिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेन लैंड जो मैंने बताया मैप से मैं बताता हूँ। तो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो है सब दिख रहा है आपको, ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये कन्याकुमारी। तो इंडियन मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसे वो है कन्याकुमारी मेनलैंड। और जब अब बोलेंगे इंडियन यूनियन, जब बात आएगा कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन दैट इंक्लूड ऑल द आइलैंड्स ऑल्सो, आइलैंड्स को भी इंक्लूड करता है, तो इसको हम बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। तो अब इसमें तो अंडमान निकोबार दिख नहीं रहा, लेकिन हम बेशक बता देंगे कि अंडमान निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट, वो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और वो सुनामी 2004 में जब आई थी तो वो सबमर्ज हो गई थी। क्यों? बिकॉज ऑफ द सुनामी। एंड नाउ the land mass of India has an area of 3.28 million square kilometers. India's total area accounts about 2.4% of the total geographical area of the world. As we know कि पूरे वर्ल्ड में हमारी कंट्री 7th आती है उस लार्जेस्ट कंट्री में से, जितने, क्योंकि हमारी कंट्री का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो बहुत बड़ा एरिया, तो इसीलिए हमने इसी से बताया कि हमारी कंट्री का 2.4%, मतलब हमारी कंट्री 2.4% जोग्राफिकल एरिया में इंक्लूड होती है। अब हम आगे चलते हैं। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। तो एज वी नो कि 7,516.6 किलोमीटर कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री के जो मतलब जो कहने का मतलब लैंड बाउंड्री, जैसे लैंड बाउंड्री की कहना जो ऊपर से, जैसे गुजरात से जो नीचे वाला पार्ट है वो पूरा सी में लोकेट होता है, वेयर एज फ्रॉम द साइड ऑफ द वेस्ट बंगाल का निचला वाला जो साइड है वो पूरा का पूरा सी में लोकेट होता है। तो इसीलिए उसका जो ऊपर का जितना लैंड बाउंड्री है वो उसका मिला के 15,200 किलोमीटर होता है। दीज न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
तो मैं यही बताना चाहता था 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है, वेयर एज कोस्ट लैंड बाउंड्री हमारी इंडिया की 7,516.6 किलोमीटर है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल दीजिएगा। India is bounded by the Yangfol Mountains in the northwest, north and the northeast. South of the 22° north latitude, it begins to taper and extends toward the Indian Ocean, divided into two seas, Arabian Sea and the west of the Bay of the Bengal on its east. मैंने मैप से अभी अभी बताया था कि हिमालयाज में से जो है, हिमालय जो हमारी कंट्री की जो मतलब शान एक तरीके से, वो पहाड़ मतलब हिमालयाज जो है वो ऊपर यंगफॉल माउंटेन्स है। वाई वी कॉल्ड इट यंगफॉल माउंटेन? बिकॉज वो अभी ज़्यादा साल नहीं हुए हैं। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड अराउंड 25,000 ईयर्स अगो। माना बहुत वो साल लगते हैं, मतलब बहुत पुराने साल से कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे माउंटेन्स बन रखे हैं। तो ये यंगफॉल माउंटेन्स है जो बिलो 25,000 ईयर्स पहले बने हैं, उन सबको हम यंगफॉल माउंटेन्स कहते हैं, जैसे हमारे हिमालयज हुए। तो नॉर्थ में हमारी इंडिया, हमारे नॉर्थ में तो हमारी इंडिया फोल्ड माउंटेन्स है, वेयर एज फ्रॉम द मिड plateau is there, whereas from the left side coastline of Arabian Sea is there, and from the east side of view बे ऑफ बंगाल कोस्ट लाइन इज देयर। सो आप समझ गए होंगे कि कहने का मतलब ये है कि अब सब बोलेंगे कि भाई इसमें तो लिया हुआ कुछ और है, बोल कुछ और है। कहने का मतलब वो नहीं है, डायरेक्ट वही बता रहे कि इंडिया की ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या क्या हैं। तो अब नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में दोनों में लोकेट रहता है। नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे आसाम में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में भी हिमालयस हैं। तो और फिर साउथ ऑफ द 22° नॉर्थ लेटिट्यूड बिगन्स टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड द इंडियन ओशन। जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे इंडियन ओशन पास आता जाता है। तो इंडियन ओशन वैसे ही साउथ में पड़ता है, और साउथ वेस्ट में हमारा अरेबियन सी पड़ता है, वेयर एज फ्रॉम द राइट, और साउथ ईस्ट यू कैन से, साउथ ईस्ट में हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल। तो अब सब बोले लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30°। अब 1.3 फिगर कहाँ है भाई? ये 1.3 फिगर तो नीचे होगा, यानी कहने का मतलब ये तो पूरा दिया हुआ है। हाँ, ये इधर इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये थोड़ा ऐसे ज़रा मैं ज़रा इसको ऐसे कर देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारी कंट्री का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। दिस इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट आई वांट टू से। और इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये जो पार्ट है जो दादा पिलर दिख रही है, इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट है जो सबमर्ज हो गई है। और वेयर फ्रॉम द राइट साइड लक्षद्वीप इज देयर, एंड दिस इज कॉल्ड अरेबियन सी, एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल, एंड दिस इज इंडियन ओशन दैट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द कंट्री। और ये लैंड बाउंड्री यानी कि ये जो दिख रहा है आपको ऊपर, गुजरात के ऊपर से जितना भी जा रहा है लैंड बाउंड्री है सारे, तो ये 15,200 किलोमीटर है। वेयर एज जो सी में जो लोकेट हो रहे हैं वो सारे हो रहे हैं 7,516.6 किलोमीटर्स। तो ये तो आपको आइडिया हो गया होगा मैप से। अब हम ज़रा ऊपर चलते हैं और ज़रा इसको नॉर्मल व्यू पे ले आते हैं। 1.3 अब यही बोला, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30°। 30° इसका लॉन्गिट्यूड है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ। एज वी नो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट बड़ा है एज कम्पेयर टू ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट से, क्योंकि हमारा अभी मैंने दिखाया था मैप जो आपको दिखाया था, इसमें मैप में साफ दिया हुआ है 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ का है, वेयर एज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ 2,933 किलोमीटर। और यहाँ से जो जा रहा है 83 पॉइंट समथिंग 82.30° ईस्ट जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, जो हमारी कंट्री का मेन टाइम है, जो मिर्ज़ापुर से लोकेट होके जाती है। ये एक्यूरेट टाइम दिखाता है हमारी कंट्री का। दिस इज़ द एक्यूरेट टाइम ऑफ आवर कंट्री, जो 5:30 आवर्स GST से आगे। चलिए आगे ऊपर चलते हैं। और फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ द टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे का डिफरेंस है।
Hence, along the standard meridian of India, passing through Mirzapur in the Uttar Pradesh is taken as the standard meridian of the whole country. अभी जस्ट बताया आपने कि मिर्ज़ापुर से लोकेट होकर जाती है हमारी कंट्री का जो भी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है एस स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम तो SMT जो कहते हैं जिसे, और तो उत्तर प्रदेश में ये याद रखना पड़ेगा। वेयर इज, तो अब क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज क्या क्वेश्चन कैन बी कम दैट कि फिर वेयर फ्रॉम, कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे का। ओके, सो फ्रॉम वेयर द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू, तो यू कैन से दैट इट passes थ्रू मिर्ज़ापुर दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश इंडिया। तो नाउ यू कैन गेट फुल्ली अकाउंटेबल थिंग्स। क्या है कि हमने उसके न्यूमेरिकल्स बात कर ली, साथ में हमने उसकी लोकेशन भी बात कर ली, और अब हम बात ये न्यूमेरिकल किस बेसिस से, क्योंकि 82.30 डिग्री ईस्ट, यानी कि ये उसका लॉन्गिट्यूड लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल इमेजिनरी लाइन है जो वहाँ से पास होके जाता है। तो ये बहुत एक्यूरेट होता है, इसीलिए हम लोग को आसानी हुई कि हम अपने टाइम डिफरेंस को पता कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैंने आपको वही बताया, क्लाइमेट डे और नाइट में भी डिफरेंस आता है, क्योंकि साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया अगर से विंटर है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया में विंटर है, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहीं पे भी विंटर है, तो साउथ में समर होगा। जैसे अभी अभी हम लोग जैसे 31 दिसंबर बहुत ठंड हो रही है, तो वैसे अगर स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया का होगा, इफ़ ही इज़ फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही कैन से दैट देयर इज समर, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो मतलब उस समय डिस्टेंस सन की बहुत दूर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, वैसे ही सदर्न हेमिस्फेयर की पास होती है उससे, वो सन से अर्थ की सदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट जो होता है पास होता है, इसलिए वहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो आपको तो 6 में पता ही होगा, बस मैंने थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दिया। तो अब ये फाइंड आउट वाले क्वेश्चन आप ही कर लीजिएगा ये, क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा वो नहीं है। देखिए, वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी एंड बट नॉट सो इन कश्मीर। मैंने क्या बताया था, क्योंकि हमारा लैटिट्यूड से डे और नाइट फर्क पड़ता है, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम लैक करता है, वेयर एज वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो मैंने बताई थी, लॉन्गिट्यूड से कोई फर्क पड़ता, हार्डली देयर इज नो एनी डिफरेंस। तो अब हम आगे चलते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडिया लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द Asian continent. Sorry, the Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe and the West and the countries of East India provide a strategic central location to India. इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बिकॉज हमारी कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेट करती है, साथ में हम लोग के यहाँ ना ही ज़्यादा साइबेरिया की तरह ठंड पड़ती है, ना ही इजिप्ट जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ सब इतने ही इतने ही मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं जहाँ तक जितना हम लोग सफ़र कर सकते हैं। वेराज अगर आप कोई भी अफ्रीकन कंट्री चले जाइए, तो वहाँ पे विदाउट 50 के ऊपर ही आएगा, 50 से नीचे बहुत ही कम दिन आते हैं जब कभी गर्मी होती है तो। और जहाँ तक सवाल रहा सर्दी का, साइबेरिया में जाइए 0 डिग्री पहुँचने का नाम नहीं लेगा, बिकॉज वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड पड़ता है, क्योंकि उसकी लोकेशन इतनी दूर है सन से कि वो वहाँ तक पहुँचने में से बहुत टाइम लगता है। तो हमारा यही कहने का मेन मोटिव है कि अब यहाँ पे बोल दिया कि इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन। हमारे यहाँ ही सारे वेदर्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ समर होता है, विंटर होता है, मानसून होता है, 2 टाइप्स के मानसून होते हैं, फिर उसके बाद ऑटम स्प्रिंग ये सब होते हैं। तो छः सिर्फ होता है हमारी कंट्री, बाकी और कोई कंट्री में ऐसा वेदर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो फिर उसके बाद क्या बोला है, हाँ फिर उसके बाद बोलते हैं प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, नोट दैट डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। जैसे फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट डेक्कन प्लेट्यू जो है, यहाँ से लेके जो मेन इंडिया जहाँ पे लिखा है वहाँ से लेके कोस्ट लाइन तक ये पूरा का पूरा इंडिया का मेन लैंड है। एक मिनट से मैं पेंसिल देखता हूँ, पेंसिल है तो ज़रा, एक मिनट, ये जो दिख रहा है आपको, मैं ज़रा नीचे चलता हूँ, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू का इंडियन ओशन से बहुत कनेक्शन है। तो ये तो मुझे बस हटाना है, क्योंकि आपको बस एग्जांपल देना था।
तो ये उधर मैं कट कर देता हूँ। हाँ अब देखिए, तो अब देखिए दोस्तों, ये हमें आइडिया मिल गया कि हमारी कंट्री का डेक्कन प्लेट्यू मेन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया में लोकेट करता है। तो नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ इंडीड। किसी कंट्री का जितना कोस्ट लाइन नहीं है। इट इज़ इंडिया एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री जिसके नाम पे ओशन बना है, दैट इज़ इंडियन ओशन। और कोई कंट्री है, कभी आपने सुना है कि पैसिफिक ओशन का नाम अमेरिकन ओशन कर दिया? नहीं। कभी आपने सुना है कि अफ्रीकन ओशन कर दिया उसका? बिल्कुल नहीं। तो हमारी कंट्री का ही सिर्फ इंडियन ओशन नाम दिया गया, क्योंकि हमारी कंट्री ने पुरानी सदियों से इसी रूट से हमेशा ट्रैवल करके सबसे ज़्यादा ट्रेड किया है। तो इसीलिए इंडिया से जो रूट पड़ता है, और पहला जो रूट था वो इसी रूट से आया था। जैसे आप सबको पता हो, वास्को डी गामा इंडिया में पहली बार आए थे, तो उन्होंने इसी रूट से आए थे, तो इसलिए इस जगह का नाम ही इंडियन ओशन पड़ गया था। तो अब हम चलते द सिंध ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869, इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7,000 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, मैं इसको ज़रा पेंसिल से समझाता हूँ। 7,000 किलोमीटर। ज़रा हम फिर से वर्ल्ड मैप पे चलते हैं। ज़रा मैं पेंसिल खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जब ये सुएज कैनाल दिख रहा है आपको, सुएज कैनाल बीच वाला जो पॉइंट दिख रहा है, इसमें यहाँ से जब इंडिया से जाते थे ब्रिटिशर्स, तो उनको ऐसे घूम के जाना पड़ता था, इतना घूम के जाना पड़ता। तो नाउ यू कैन इमेजिन कितना ज़्यादा टाइम लग जाता होगा, कितना ज़्यादा टाइम। तो इतना टाइम बचाने के लिए वो जब सुएज कैनाल जैसी खुला, तो इंडिया का डायरेक्ट लोकेशन यहाँ से पड़ गया। तो कितना कम डिस्टेंस पड़ गया, ये यहाँ से अच्छा तो यहीं सही है, सदर्न मोस्ट पॉइंट से इसलिए हमेशा पहुँचाते हैं। तो इतना डिस्टेंस तो 7,000 किलोमीटर पड़ता है, तो ये 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो गए ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। और सुएज कैनाल का लोकेशन ये है, ये। तो आप सबको आइडिया हो गया होगा कि मेरा सुएज कैनाल का डेफिनेशन किस चीज़ से था। ये तो हो गया सुएज कैनाल का। नाउ अब ये वर्ल्ड की जितनी बड़ी कंट्रीज़ हैं उन सब की न्यूमेरिकल्स याद कर लीजिए। तो सबसे बढ़िया 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रशिया का है, कनाडा का 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यूएसए का है, वेरस ब्राज़ील का 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ब्राज़ील का है, फिर 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसका है ऑस्ट्रेलिया का, और बाकी उसके आगे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारी कंट्री इंडिया का आता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब ये मैप तो मैंने आपको पूरा डायग्राम से समझा दिया था, ये मैप आपको याद रखना है और जिसका मैप वर्क आपको करना पड़ेगा। हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। अब वो देखिए, हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सारे ये कौन से एयर रूट्स, जरा मुझे पेंसिल खोलने दीजिए। ये जो दिख रहे हैं, ये जैसे रेड लाइंस जो है, ये रेड लाइंस ज़्यादा खिचड़ी पक गई इसमें, लेकिन हाँ देखिए रेड लाइन दिख रहा है, ये एरियर रूट्स हैं हमारी कंट्री के। एयर रूट्स दिल्ली से क्या मतलब देयर आर मोर 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हमारी कंट्री में, जहाँ से अब्रॉड में जाते हैं हमारे फ्लाइट्स। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको पता होगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वो होते हैं जो अब्रॉड द कंट्री जाते हैं, जैसे यूएसए चले गए, ब्राज़ील चले गए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मतलब ऐसी कंट्रीज़ में हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं जाती है, वो सिर्फ विद इन द कंट्री जाती है, वो भी थ्रू एयरपोर्ट। हाँ यू कैन गेट द अंडरस्टैंड। अब ये सी रूट इसलिए वाटर में दिखाए, ये जो डॉटेड लाइन्स है ये सारे के सारे सी रूट्स हैं। तो चलिए आगे दोस्तों। और यहाँ पे बोलता है इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, या फिर यूरोप हो। माना ऑस्ट्रेलिया से हमारा उतना है, लेकिन हमारी वर्ल्ड से बहुत सारे लिंक्स हैं अभी भी, और पहले से ही चलती आ रही है। बिकॉज वी हैव सच क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स, स्पाइसेस, हमारी स्पाइसेस इन सब के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। The various passes across the mountains of the north have provided passages to the Indian travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. ओशंस की वजह से ये सब नहीं हो पाया, क्योंकि ओशंस में ट्रेवल करना नाव से तो इम्पॉसिबल है, और शिप से इतना ट्रेवल करना लोगों को इतना पता नहीं था आइडिया। तो these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities, the ideas of Upanishad, the Ramayana, the stories of Panchatantra,
the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. Thus, the spices, muslin, and other merchandise were taken from India to other countries. जैसे ब्रिटिशरों ने माना हमारा कंट्री था, लेकिन वहाँ पे जब से ये सब चीज़ें यूज़ करने हैं तब से उन्हें हमारी कंट्री की चीज़ों की आदत लग गई, क्योंकि यहाँ पे इतनी प्रोडक्शन चीज़ की होती ही नहीं है। वो मेन यही है कि इंडिया से बहुत चीज़ें ट्रेड करके वो हो गया था। आपने पढ़ा होगा कि इंडिया एक मतलब कंट्री जो मतलब एक्सपोर्ट कंट्री बन गई थी दूसरे कंट्रीज़ की नीड्स को पूरा करने के लिए। जब ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्री में इस्टेब्लिश किया था रूल, तो उन्होंने पूरे अपनी सबसे ज़्यादा ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम को देने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा अब इंडिया से सामान भेज के उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए। वहाँ पे जितना मतलब जो कंपनीज आई इधर आई, उन्होंने वहाँ पे रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल सस्ते भाव में ख़रीद के ब्रिटेन में जाके जब प्रोडक्शन किया तो उसका 5 गुना रेट पे उसे बेचा है। तो वो इतना प्रॉफिट कमाते थे कि वो बहुत रिच हो गए थे। तो अब हम आगे चलते हैं। फिर उसके बाद ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर, द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी कंट्री में सिर्फ ये रामायण, उपनिषद, वेद ये सब है। बाकी कंट्रीज में भी ग्रीक कल्चर जैसे हैं इनकी तरह, जैसे कि हमारी कंट्री ने भी दूसरी कंट्री से इन्फ्लुएंस किया, वेयर एज अदर कंट्री ने हमारी कंट्री से भी इन्फ्लुएंस किया। तो आगे चलते हैं। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ इंडिया, साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। एज बी नो कि अब अपडेट हो गया है 28 स्टेट कैसे, क्योंकि 29 स्टेट्स था जम्मू एंड कश्मीर को, तो अब एज बी नो कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के नाम से वो अलग अलग कर दिए, तो वो दोनों यूनियन टेरिटरीज कंसिडर होती है इंडिया की। पहला कोई ऐसा स्टेट है जो स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ, तो इसलिए 7 + 2 9 हो गया। तो अब जो 2 यूनियन टेरिटरीज अलग से बन गई तो सीधी सी बात है वो तो एक्स्ट्रा हो गए। तो 28 स्टेट हो गया, एक घटिया स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गए। तो बाकी पुराने एडिशन में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज अभी भी होगा, तो उसको करके करेक्ट करके अब उसे 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दीजिएगा। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अफगानिस्तान से वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द बाउंड्री टचेस, बहुत छोटा पार्ट बाउंड्री का टच करता है इंडिया से। कहने का मतलब ये है मेरा कि इंडिया जो है, इंडिया की जो लोकेशन जो है वहाँ से अफगानिस्तान जो टच होती है बाउंड्री बहुत कम होती है, वेरस पाकिस्तान से पूरा नॉर्थ वेस्ट होता है बाउंड्री। चाइना से साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में सॉरी, और फिर उसके बाद बाकी का बांग्लादेश से, फिर म्यांमार से ईस्ट में, म्यांमार से बाकी का जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, मेघालय का एरिया है, फिर मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये सारे बांग्लादेश से वो करते हैं, लोकेट करते हैं। और फिर उसके बाद आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। मालदीव माना थोड़ा नीचे है, लेकिन वो भी हमारे नेबरिंग कंट्री में ही कंसिडर होते हैं। वेयर एज श्रीलंका आइलैंड कंट्री कहते हैं उन्हें, बिकॉज दे फुल्ली लोकेट इन द सी। Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea from the Park Strait and the Gulf of Mannar. पार्क स्ट्रेट एक वो है, एक मतलब वहाँ पे एक ब्रिज टाइप है जो इंडिया श्रीलंका को जोड़ता है। वहाँ पे आना बेशक वीज़ा लगता है, लेकिन पे जिसे नल सेतु कहते हैं वो आज यही कहते हैं, नल सेतु कहते हैं, नल सेतु पार्क स्ट्रेट जिसे कहते हैं, वो इंडिया श्रीलंका को ज्वाइन करती है। वो भी नैरो चैनल है, नॉट ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ नैरो चैनल है और इंडिया श्रीलंका को ऐसे जोड़ती है। और फिर उसके बाद गुल्फ ऑफ मन्नार वाइल मालदीव आइलैंड सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप से सबसे ज़्यादा पास पड़ता है वो मालदीव। India has a strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of India in your atlas and note how India stands apart from the rest of the Asia. अब हमारा चैप्टर बस ख़त्म हो गया एक तरीके से। अब हम ज़रा डू यू नो पढ़ लें। बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। हिस्ट्री में पिछले साल पढ़ा होगा। The provinces were ruled directly by British officials who were appointed by viceroys. Princely states were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty, the return of local autonomy.
हमारी कंट्री 1947 से पहले जब ब्रिटिशरों के रूल में था तो उस टाइम पे एक सबसे पहले सबसे बड़ी बात वो एक प्रोविंस में था और एक प्रोविंस स्टेट था और एक प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली स्टेट यानी कि जहाँ पे प्रिंस रूल करते थे। प्रिंस मतलब कि कहने का मतलब है कि एक तरीके से वो चेलागिरी करते थे, वो ब्रिटिशरों के लिए काम करते थे और वो मतलब हेरिडिटरी मतलब क्योंकि ब्रिटिशर बाहर से कितनी कंट्री से इंपोर्ट करते अपने देश में भी तो रहेंगे ना वो, तो उन्होंने ये अपना काम आसान करने के लिए उन राजाओं से उन्होंने दीवान ले लिया। दीवान यानी कि टैक्सेस का जितना भी राइट है ले लिया। फिर उसके बाद उन्हें कुछ पैसा दे दिया अपने खजाने में से और बोला कि इससे तुम पूरा वो चलाओ, स्टेट चलाओ। और फिर उसके बाद वो ब्रिटिशरों को जितना भी टैक्स है वो सारा ब्रिटिशरों को पे कर दें। तो उसकी वजह से हेरिडिटरी है, और हेरिडिटरी तो रहता ही था क्योंकि जब राजा का बेटा राजा बनता था तो ये हेरिडिटरी रहता था। साथ में उसमें से जो उन्हें ब्रिटिशर के जो मतलब जितनी भी आर्मी ब्रिटिशर की जितनी भी मतलब वो रहती थी, सिक्योरिटी रहती थी, उसके भी एक्स्ट्रा पैसे उन्हें पे करने पड़ते थे। तो ये एक तरीके से चेलागिरी थी। चेले इस तरीके से जिसे आप कहते हैं कि वो आस पास जो चमचे लोग होते हैं, सॉरी फॉर मतलब ऐसे वर्ड यूज़ करने के लिए, लेकिन हाँ ये ऐसे ही था, ऐसे ही था। जो रियलिटी यही थी कि उन्होंने अपना अपना चेला बना रखा था उन लोगों को। वो उन्हीं के इशारों पे चलते रहते थे, जो कहते थे वही चलते थे वो। उनका कोई अपना इंडिपेंडेंस नहीं था रूल का। तो चलिए दोस्तों अब हम जरा इस पर बात करते हैं। अब सब पूछें डू यू नो स्कूल भवन इज़ प्रोवाइडिंग, ये वाला नहीं आएगा, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। आप चाहें तो इसको लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। Choose the right answer from the correct alternatives given below. The Tropic of Cancer does not pass through Rajasthan, छत्तीसगढ़, ओडिशा या त्रिपुरा। एज वी नो कि राजस्थान से पास होके नहीं जाती है, गुजरात से पास होके जाती है। तो और ये बहुत वो है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री से पास नहीं हो, राजस्थान से पास होके नहीं जाती। तो चलिए हम ज़रा उसी से देख लेते हैं। राजस्थान से पास होके जा रही है नहीं ना, गुजरात से पास होके जा रही है, मध्य प्रदेश से हो रही है, छत्तीसगढ़ से भी हो रही है, फिर साथ में उड़ीसा से भी नहीं हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट, हाँ तो हम कह सकते हैं उड़ीसा से पास होके नहीं जा रही है, क्योंकि मैंने जैसे रफ डायग्राम बनाया था उसमें से हिसाब से तो राजस्थान नहीं पास हो रहा था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। त्रिपुरा से तो बहुत पास होके जा रहा है, तो उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। अब आगे चलते हैं। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़ 97 डिग्री 25 ईस्ट, तो ये होगा आंसर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ, कौन कौन से ऑप्शन है। अब इन सब के ये सब कौन सी कंट्री से, इन सब का मतलब कौन सी फॉरेन कंट्री ये सब कंट्री से जुड़ी रहे। तो इसमें चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार। फिर से मैप पे चलते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। नेपाल दिख रहा है, नेपाली कॉमन इन सब में। उत्तर प्रदेश चाइना से कोई लेना देना नहीं है, तो सीधी सी बात है। क्लियरली इट सेज डैट इंडिया के जो स्टेट्स हैं ये नेपाल से टच होके जाता है। वेस्ट बंगाल, अब सब कहेंगे वेस्ट बंगाल भी होता है, बिल्कुल। देखिए वेस्ट बंगाल का छोटा सा पार्ट दिख रहा है, छोटा सा पार्ट, यहाँ वाला पार्ट, ये भी नेपाल से टच हो रहा है। तो नेपाल से बहुत सारी स्टेट्स हमारी जुड़ती है। If you need to visit Kavaratti during your summer vacation, which one of the following units you will going to? लक्षद्वीप की कैपिटल ही कवरत्ती है। अब वो आप सब पूछेंगे कि यार उन सब के कैपिटल्स तो हमें पता नहीं है, तो डोंट वरी, मैं आप सबको उसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाए कि वो किस कंट्री की या फिर किस स्टेट की कितनी कौन कौन सी कैपिटल्स हैं। तो यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडेंटिटी फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। My friend hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. ताजिकिस्तान। क्योंकि ताजिकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं हुआ था। भूटान, बांग्लादेश और नेपाल तीनों के ही इंडिया से लोकेशन है। और सीधी सी बात है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द कंट्री करना है। और कंट्री से कौन सी हमारी कंट्री हेल कौन सी नहीं करती हमारी कंट्री से, जिसकी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं होती है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग दोस्तों। तो और ये बार बार आपको क्यों रिमाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जिससे आपको याद रहे कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। तो ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ थी। और अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली।
अब आप सब पूछ रहे होंगे कि यार मेरे को इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको उसकी भी PDF लेयर शेयर कर दूंगा, तो डोंट वरी। आप सबको आप बस मैं आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विचली। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड विच लाई इन द अरेबियन सी। कौन सा लक्षद्वीप। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। दैट इज अमेरिका, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ये सारी कंट्रीज़ इंडिया से बड़ी हैं। और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कनाडा भी हो गया, तो ये 6 कंट्रीज जितनी बड़ी हैं उनके बारे में बताना है। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। विच आइलैंड कंट्रीज आर ऑफ सदर्न नेबर्स। सदर्न नेबर्स यानी कि कहने का मतलब ये है कि कौन से ऐसे कंट्रीज है जो हमारे सदर्न नेबर्स हैं, जैसे श्रीलंका और मालदीव्स। अब क्या है, अब देखिए दोस्तों, ये सारे मैं आप सबको इसके सॉल्यूशन भेज दूंगा। मैथ स्किल्स तो आप खुद ही कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना यही था मेरे लिए, आज इस चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक यू दोस्तों, आप सबको मैं यही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी, आपने इसे समझा। और अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, जिससे मैं आपके सॉल्यूशंस और आपके क्वेश्चन डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो बाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।